પણ આજથી નવો આઈપીઓ ઓપન થઈ રહ્યો છે અને તમને સૌ કોઈને નવા આઈપીઓમાં જે છે તે ખાસો એવો રસ હોય છે, તો કંપની વિશે પહેલાં તો થોડું જાણવું જરૂરી છે અને આ માટે જ વધુ વાતચીત કરીએ. ડિલિવરી એક બહુ જ જાણીતી લોજિસ્ટિક્સ કંપની છે. ખાસ તેમની સાથે વધુ વાતચીત કરીએ. કંપનીના ઈડી અને સીબીઓ संदीप बारसिया અને सीएफओ अमित अग्रवाल अपनी साथ जुड़े रहा है. तो सर जी, आप दोनों का ही स्वागत है और सबसे पहले तो सर ऑल द बेस्ट आपको यहाँ से आगे आईपीओ और लिस्टिंग के लिए. लेकिन अमित, थोड़ा सा हमें बिजनेस मॉडल के बारे में समझाइए. ये क्या बिजनेस मॉडल है कंपनी का और जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी को कैसे समझे, कैसे जाने. सर, लॉजिस्टिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है इकोनॉमी का और लाइफ का. हम कोई भी चीज का सदुपयोग अपनी जिंदगी में करते हैं, उसमें एक लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी होता है. प्रोडक्ट्स, गुड्स मैन्युफैक्चर एक जगह होते हैं और कंजम्पशन उनका बहुत जगहों पे होता है. देश भर में हर हर कोने में होता है, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, लैपटॉप, मोबाइल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कुछ भी हो. डिलीवरी एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि बहुत सारे फॉर्म की लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है देश के 17,300 से ज्यादा पिन कोड्स में. हम जम्मू कश्मीर से लेके पोर्ट ब्लेयर और कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट के बहुत रिमोट एरिया से लेके गुजरात के कच्छ तक हम ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करते हैं 17,300 से भी ज्यादा पिन कोड में. हमारे बिजनेस में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं इन चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा. लॉजिस्टिक्स एक बहुत कोर सेक्टर है. ये $200 बिलियन से ज्यादा बड़ा मार्केट है इंडिया में आज, और एक्सपेक्टेड है कि ये $300 बिलियन से ज्यादा का मार्केट होगा. दुनिया भर में आप जहां पर भी लॉजिस्टिक्स कंपनीज देखेंगे वो बहुत बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनीज होती हैं. सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनीज, चाहे यूएस में आप फेडेक्स और यूपीएस को उठाएंगे, वो 50 से 100-150 बिलियन डॉलर की लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं. यूरोप में आप डीएचएल को देखेंगे, वो भी ऑलमोस्ट उसी स्केल की लॉजिस्टिक्स कंपनी है. चाइना में आप देखेंगे तो पिछले 10-12 साल में बहुत सारी लॉजिस्टिक्स कंपनीज उभर के आई हैं जो कि 5 से 15-20 बिलियन, $25 बिलियन की साइज की. हमारे देश में कोई ऐसी कंपनी नहीं है. डिलीवरी, जो कि सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो इसके बावजूद भी 9 महीने में 5,170 करोड़ का उसने रेवेन्यू किया है और 7,000 करोड़ के तरफ गई है FY22 में. तो हमारे देश को एक बड़ी लार्ज लॉजिस्टिक्स कंपनी की जरूरत है. दूसरी महत्वपूर्ण चीज हमारे बिजनेस मॉडल की है कि हम इंटरऑपरेबल हैं, जिसका मीनिंग यह है कि हमारी B2C सर्विसेज, B2B सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज, सब कुछ एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को यूज करके हम डिलीवर करते हैं. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हम एसेट लाइट बिजनेस हैं. हम कोई लैंड बिल्डिंग नहीं ओन करते, जबकि हम 14 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा ऑपरेट करते हैं, बट हम ओन कुछ भी नहीं करते लैंड और बिल्डिंग. हमारे लिए दिन में 8,000 से ज्यादा ट्रक चलते हैं पूरे देश भर में किसी भी दिन, बट हम कुल 300 ट्रक ओन करते हैं, जो कि बहुत बड़े साइज के ट्रक्स हैं, यूनिक ट्रक्स हैं इस देश में. और हम अपना सारा फोकस और कैपिटल टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका मतलब यह है कि हम ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं, और हम सॉफ्टवेयर एंड डेटा प्रोडक्ट्स बनाने में इन्वेस्ट करते हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जो कि डिलीवरी के बिजनेस को बाकी लॉजिस्टिक्स बिजनेसेस से इंडिया में डिफरेंशिएट करती हैं. और यही कारण है कि हम पिछले 3 से 4 साल में अगर आप हमारा ग्रोथ रेट देखेंगे तो ये तकरीबन 48-50% के बीच में रहा है, जबकि बाकी लॉजिस्टिक्स कंपनीज का डेटा आप देख सकते हैं जो कि रिलेटिवली बहुत स्लो ग्रोइंग कंपनीज. जी अमित जी, तो काफ़ी यंग बिज़नेस है और काफ़ी बड़ा प्रोग्रेस है आपका. लेकिन अभी जैसे कि आपका इशू साइज़ है 5,235 करोड़, फ्रेश इशू 4,000 करोड़ का है और OFS पार्ट 1,235 करोड़ है. कैसे आप ये मनी यूटिलाइज करेंगे? अभी किस में आप इन्वेस्ट करेंगे आगे जाके? टोटल 5,235 करोड़ का IPO है, जिसमें से 4,000 करोड़ प्राइमरी इशुएंस है जो कि कंपनी के पास आएगा, और 1,235 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगा जो अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं
गौर करना चाहूंगा कि वो जितनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं वो उनकी शेयर होल्डिंग का टोटल 3 से 4% के बीच में हिस्सा है, तो बहुत ही मामूली हिस्सा है वो। जो 4,000 करोड़ का प्राइमरी इशुएंस है, इसमें से 2,000 करोड़ हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को ग्रो करने में हम इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि हम जो ऑटोमेशन करते आ रहे हैं, रोबोटिक्स का यूज कर रहे हैं, हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लेते हैं, हम इनको खरीदने में, डेवलप करने में हम इन्वेस्ट करेंगे, और साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट करेंगे, जो हमारे लॉजिस्टिक्स बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट और स्केलेबल बनाता है। हम 1,000 करोड़ मर्जर्स एंड एक्विजिशन या इनऑर्गेनिक रीजंस के लिए रेज कर रहे हैं। इस धनराशि को हम यूज करेंगे दूसरी कंपनीज को खरीदने के लिए। ये कंपनीज हमारे बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस की होंगी, जैसे कि स्पॉट ऑन थी या फेडेक्स के इंडिया एसेट्स थे, या फिर कैपेबिलिटी एक्विजिशंस होंगे जहां पे कुछ छोटी टीम्स ने कुछ ग्रेट प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और वो ग्रेट प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत यूजफुल हैं और उनके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, और साथ में हमारा बिजनेस उसके साथ ग्रो होगा। और बचा हुआ 1,000 करोड़ हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रेस कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपनी कॉर्पोरेट टीम्स और वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन कर पाएंगे। ठीक है सर, ओवरऑल बिजनेस को हमने बहुत अच्छे से समझा है। अब संदीप जी है हमारे साथ, तो संदीप जी से ये समझना चाहूँगा कि बिजनेस काफ़ी अच्छा है, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पोर्टफोलियो वगैरह सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। हम यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव है प्रॉफिट के हिसाब से, तो ये थोड़ा सा समझाइए इन्वेस्टर्स इस एंगल को कैसे देखें, संदीप जी। आपकी क्वेश्चन काफी वाजिब है, क्योंकि काफी इन्वेस्टर्स के बारे में सोच रहे होंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जैसे अमित ने कहा, पिछले 4 साल में जब हमारी बिजनेस 1600 करोड़ से 5170 करोड़ हो गई है, और 5170 करोड़ केवल 9 महीनों में, इसी बीच हमारा जो एडजस्टेड एबिटा है वो -11.3% से लेकर ब्रेक इवन की तरफ आ गया है पिछले ये 9 महीनों में। और असल में देखा जाए तो पहला क्वार्टर जो FY22 का था, जो पहला क्वार्टर था, वो असल में -3.7 था, और 9 महीनों में हम ब्रेक इवन कर चुके हैं। उसका मतलब कि अगर आप सेकंड और थर्ड क्वार्टर देखेंगे तो हम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, और एडजस्टेड कैश प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हम पॉजिटिव हैं पहले 9 महीनों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ ढूंढना है, वो हमें मिल चुका है। अब हमें ये करना है कि आगे हम इस प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे स्केल करेंगे। हम एक ग्रोथ बिजनेस है। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप अमेरिका में अमेज़न और वॉलमार्ट की जो कंपटीशन चली है काफी सालों से, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो 2011 में अमेज़न एक बहुत छोटी कंपनी थी वॉलमार्ट के सामने। उसका टोटल रेवेन्यू था 48 बिलियन, और वॉलमार्ट का था 420 बिलियन के आसपास। अगर 2021 को देखेंगे आप तो बराबर से आ गए हैं। अमेज़न हो गया 500 बिलियन के आसपास, और वॉलमार्ट अभी भी 570 बिलियन के आसपास है। इस बीच में अमेज़न 10 गुना बढ़ चुका है, जबकि वॉलमार्ट 1.5 गुना भी नहीं बढ़ा। और पिछले 4-5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो अमेज़न 28% के आसपास 88% के आसपास ग्रो कर रहा है, और वॉलमार्ट खाली 6.5% के आसपास ग्रो कर रहा है। और 2011 में अगर आप मार्जिन की बात करेंगे तो अमेज़न की मार्जिन 0 थी उस वक्त, और वॉलमार्ट की मार्जिन करीब 5-6% थी। अब मार्केट कंप्लीटली उल्टा हो गया। अमेज़न की मार्जिन 5% है, और वॉलमार्ट की मार्जिन असल में घट के 4% हो गई है। और आप शेयर कब नाम देखेंगे इस वक्त, तो 2011 में अमेज़न $250 का शेयर था, आज वो $2200 का शेयर हो गया। और वॉलमार्ट जो $50 का शेयर था, अभी $150 का शेयर भी नहीं रहा। तो ये ग्रोथ स्टोरी है। हमारी इंडस्ट्री स्केल ड्रिवन इंडस्ट्री है, ग्रोथ ड्रिवन इंडस्ट्री है, और रिटेल भी इसी तरह है। वॉलमार्ट की इंडस्ट्री भी ऐसी थी कि एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है, इसमें ग्रोथ लाना बहुत जरूरी है, और हम वही कर रहे हैं। अभी इंडिया में एक भी कंपनी नहीं है हमारे साइज की लॉजिस्टिक्स में। हम पहली कंपनी है जो 7,000 करोड़ के आसपास पहुंच रहे हैं एक साल के अंदर। ऐसी बहुत कंपनियों की जरूरत है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की लॉजिस्टिक्स सेक्टर बहुत फ्रेगमेंटेड है, और हम एक ग्रोथ बिजनेस है। हम ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी साथ साथ पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक इवन अचीव हो चुकी है, अब इसको आगे बढ़ाना है। ऑन द ठीक